यहाँ ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी। जिसे कहने को कहा गया था वह खुद सब कुछ सुन रहा था। विजया ने दृढ़ स्वर में कहा, कालीपद तुम रोशनी रखाओ, उनसे जो कहना होगा मैं स्वयं कहूंगी। नरेंद्र को कल भोजन कराने की बात विलास सुन चुका था। आज यह निसंकोच हास्यालाप और विजया की वेशभूषा देख ईर्ष्या से वह पागल हो उठा। बोला, मैंने बहुत माइक्रोस्कोप देखे बाबूजी, पर यह हो करके हंसने की बात किसी में ना पाई। विजया ने कहा, क्या कल आपके साथ बातचीत नहीं हो सकती काका जी? उन्हें रात हो रही है, बहुत दूर जाना भी है। उनके साथ मुझे अभी कुछ बात करनी है। विजया की हिम्मत देख रासबिहारी स्तब्ध रह गए, पर अपना मनोभाव प्रकट नहीं होने दिया। उन्होंने देखा कि विलास की आंखें खूनी जानवर की भांति चमक उठी हैं और वह कोई कड़ी बात कहना ही चाहता है। इसलिए उठकर बोले, अच्छा, मैं कल सवेरे आऊँगा। चलो विलास, अंधेरा हुआ जा रहा है। दोनों के चले जाने के बाद भी विजया देर तक मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। फिर अपने को संयत कर बगल के कमरे में गई। नरेंद्र ने एक लंबी सांस ली और बोला, इसे मैं लौटाए लिए जा रहा हूँ। आज आपने न जाने किसका मुंह देखा था कि मैंने भी बहुत सी अप्रिय बातें सुनाई और वे लोग भी कह गए। विजया के हृदय की जलन दोनों आंखों में जल उठी। उसने अविचलित स्वर में कहा, ईश्वर करे मैं उसी का मुंह रोज सवेरे उठकर देखूं। आपके बारे में उन्होंने जो बातें कही हैं वह उनकी अनाधिकार चर्चा है। यह कल मैं उन्हें समझा दूंगी। नरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, उसकी क्या जरूरत है? इन सब चीजों का मूल्य ठीक न जानने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया होगा। अन्यथा जानबूझकर मेरा अपमान करने में उन्हें कोई फायदा तो है नहीं। वे आपके आत्मीय और हितैषी हैं। मेरे लिए उन्हें नाराज न कीजिएगा। अच्छा, रात हो रही है, मैं जाता हूँ। कल या परसों आप एक बार आ सकेंगे? मैं तो कल जा रहा हूँ। बर्मा जाना तो कल ना होगा, परंतु कलकत्ता जाना ही पड़ेगा। अब मुलाकात। विजया की आंखों में आंसू आ गए। वह न तो बोल सकी न सर उठा सकी। नरेंद्र ने जरा हंसकर कहा, आप दूसरों को इतना हंसा सकती हैं और खुद जरा सी बात में दुखी हो जाती हैं। उस समय मैंने आपको मोटी बुद्धि वाली कहकर न जाने क्या क्या सुना दिया, पर आप मुस्कुराती ही रहीं। कुछ हो, आपकी याद सदा आती रहेगी। वर्षा के बाद हवा का झोंका आते ही जैसे वृक्ष के पत्तों से बूंदें टप 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 गिर पड़ती हैं, वैसे ही नरेंद्र की बातों से विजया की आंखों से टप टप आंसू चूह पड़े और वह कर्तव्य ज्ञानहीन वैज्ञानिक क्षण भर में एक विषम कार्य कर बैठा। अकस्मात हाथ बढ़ाकर विजया की ठुड्डी ऊपर उठाकर बोला, यह क्या, आप रो रही हैं? विद्युत वेग से विजया दो पग पीछे हट गई और आंखें पोंछ डाली। नरेंद्र ने इतना ही पूछा, क्या हुआ? ये सब बातें उस बेचारे की बुद्धि में नहीं पाती, जो मोटी बुद्धि वाली कहे जाने पर छिप छिप कर हंसे और श्रद्धा एवं कृतज्ञता युक्त प्रशंसा पर रो रो कर नदी बहा दे। ऐसी अद्भुत प्रकृति वाले प्राणी के साथ संसार में ज्ञानी आदमी का सहज कारभार किस प्रकार चल सकता है? नरेंद्र कुछ देर तक स्तब्ध रहा, फिर यंत्र का बक्सा उठाकर चलने को उद्यत हुआ। विजया ने रूधे कंठ से कहा, ये मेरा है, आप रख दीजिए। फिर रुलाई के वेग को दबाने के लिए तुरंत चली गई। नरेंद्र बॉक्स रखकर हतबुद्धि की भांति कुछ देर खड़ा रहा, फिर बाहर आकर देखा कहीं कोई नहीं है। 2-1 मिनट प्रतीक्षा की, फिर अंधेरी सूनी राह पर घर की ओर चल पड़ा। विजया ने लौटने पर देखा यंत्र का बक्स तो रखा है, पर नरेंद्र चला गया है। नौकरों से पूछने पर मालूम हुआ कि किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा। विजया रुपया लेने गई थी, परंतु रुलाई के वेग को संभाल न सकने के कारण उसे देर लग गई। विलास बिहारी की प्रचंड कीर्ति देहात में ब्रह्म मंदिर की प्रतिष्ठा का शुभ दिन नजदीक आ गया। अतिथियों का आना शुरू हो गया है। कलकत्ता से ही नहीं, आसपास के और स्थानों से भी 2-4 आदमी सपत्नीक आ गए हैं। कल ही वह शुभ दिन है। आज संध्या को रासबिहारी ने अपने मकान पर एक प्रीति भोज का आयोजन किया है। संसार में स्वार्थ हानि का भय
किसी किसी दुनियादार को किस प्रकार कुशाग्र बुद्धि और दूरदर्शी बना देता है, यह बात आगे की घटना से प्रकट हो जाएगी। निमंत्रित लोगों के बीच बैठकर रासबिहारी अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ अपने बाल बंधु परलोकगत वनमाली का जिक्र करके कहने लगा, भगवान ने उन्हें असमय ही बुला लिया। मेरी यही प्रार्थना है कि ब्रह्म अपनी असीम करुणा से मुझे उनसे शीघ्र मिलावे। इतना कहकर उसने हाथ से अपनी आंखें पोंछी, फिर कुछ क्षण तक मानो अपने में ही मग्न मौन रहकर बोला, उनका कोमल हृदय ग्रामवासियों के अत्याचार को सह नहीं सका। वे कलकत्ता चले गए, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की कि सब कष्ट सहकर भी गांव में ही रहूंगा। कितना कष्ट सहना पड़ा, पर मैंने मन में कहा, अंत में सत्य की जय होगी ही। वही शुभ दिन आज आया है, इसीलिए आप लोग अपनी चरण धूलि देने यहाँ पधारे हैं। वनमाली आज हमारे बीच नहीं है, किंतु मैं आंख मूंदते ही देखता हूँ कि वे ऊपर आनंद में हंस रहे हैं। सारी सभा उत्तेजित हो उठी। विजया की आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। रासबिहारी ने दाहिना हाथ फैलाकर संकेत करते हुए कहा, यही उनकी एकमात्र कन्या विजया है। इसमें पिता के सब गुण हैं, पर कर्तव्य में यह उनसे भी ज्यादा कठोर है, सत्य में निर्भीक और स्थिर है। और यह है हमारा पुत्र विलास बिहारी, वैसा ही अटल और दृढ़ चित्त। यद्यपि ये बाहर से अब भी अलग है, पर वह दिन शीघ्र आने वाला है जब आप सबके आशीर्वाद की मंगल छाया में दोनों के जीवन एक में मिलकर धन्य होंगे। एक अस्फुट मधुर कलरव से सारी सभा गूंज उठी। जो महिला पास बैठी थी उसने विजया का हाथ अपने हाथ में लेकर जरा दबा दिया। रासबिहारी ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, यही उनकी एकमात्र संतान है, इसीलिए यह दिन अपनी आंखों से देखकर मरने की उन्हें बड़ी साध थी। सारा अपराध मेरा है। हम मुंह से तो कहते हैं कि मानव जीवन कमल के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की बूंद के समान है, परंतु काम काज में उसे भूल जाते हैं। मैंने भी वह दिन जल्दी आवे इसका ख्याल नहीं किया। अनुताप की रेखा उनके मुंह पर फूट पड़ी। फिर लंबी सांस लेकर बोले, किंतु इस बार मैं वह भूल न होने दूंगा। अपने शरीर की ओर देखकर मैं कहता हूँ कि इस काम में आगामी फागुन से ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। कौन जाने फिर मैं भी वह दिन न देख पाऊं। इस बार फिर सभा से एक अव्यक्त ध्वनि उठी। रासबिहारी दाहिने बाएं नजर डालकर विजया को लक्ष्य कर बोले, वनमाली अपनी समस्त संपत्ति के साथ अपनी कन्या को जैसे मेरे हाथ में सौंप गए थे, वैसे ही धर्म की ओर दृष्टि रखकर मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। ये दोनों आप लोगों के आशीर्वाद से दीर्घायु हों, सत्य का आश्रय लेकर कर्तव्य पालन करें और जहां से उनके पिता बहिष्कृत किए गए थे वहां दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित होकर सत्य धर्म का प्रचार करें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। बेटी, तुम्हारे माता पिता इस समय नहीं हैं, नहीं तो तुमसे यह बात न पूछनी पड़ती। लज्जा ना करो, कह दो मैं अभी इन लोगों को फागुन में आने का निमंत्रण दे दूं। विजया क्या कहती। क्षोभ, विरक्त एवं भय से उसका कंठ रुक गया। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद रासबिहारी ने हंसकर कहा, दीर्घ जीवी हो बेटी, तुम्हें कुछ कहना न पड़ेगा, मैं सब समझ गया। फिर खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर बोले, आगामी फागुन में आप लोगों से एक बार फिर अपनी चरण धूलि देने की भीख मांगता हूँ। अब विजया और न सह सकी, अव्यक्त स्वर में बोल उठी, पिताजी की मृत्यु के साल भर के अंदर। प्रबल वाष्पोच्छ्वास से वह बात पूरी न कर सकी। रासबिहारी पलक मारते समझ गया और पश्चाताप भरे स्वर में बोले, यह तो मुझे याद ही न था बेटी, तुम मेरी बेटी हो ना, इसीलिए मेरी भूल बतला दी, पर उसमें भी तो ज्यादा देर नहीं है। अच्छा, अब वैशाख में यह काम होगा। बेटा विलास, रात हुई जा रही है, सबके खाने पीने का प्रबंध करो। कहते हुए वे पुत्र के पीछे पीछे भीतर चले गए। प्रीति भोज समाप्त होते होते 12 बज गए। विजया एक खंबे के पास अकेली खड़ी पालकी की प्रतीक्षा कर रही थी। रासबिहारी ने कहा, हाँ बेटी, तुमसे यह कहना तो भूल ही गया था कि मैंने नरेंद्र को माइक्रोस्कोप के दाम दे दिए हैं।
8-10 दिन बीत गए। नरेंद्र उस दिन के बाद फिर विजया के यहाँ नहीं आया। ये दिन विजया के किस प्रकार बीते हैं इसे केवल वही जानती है। उसकी बुआ का घर कहाँ, किस गांव में है, यह उसने पूछा नहीं था और वह भूल उसके कलेजे में शूल की तरह चुभ रही थी, पर उसका कोई उपाय नहीं था। राज बिहारी की बात से चौंक कर उसने पूछा, कब दिए? याद तो नहीं, शायद दूसरे ही दिन दे दिए थे। जब तुम जबान दे चुकी तब दाम चाहे कम हो या ज्यादा, मैंने देखा रुपया हाथ में आते ही वह अपनी जीविका के लिए जा सकेगा, तब मुझसे नहीं रहा गया, उसी समय रुपए दे दिए। कुछ देर बाद बड़ी प्रबल चेष्टा से विजया बोली, उन्हें रुपए कहाँ दिए? ना जाने कैसे राज बिहारी ने इस सवाल का दूसरा ही अर्थ लगाकर कहा, क्या कहती हो? रुपए क्या वह दोबारा ले गया? उसका मुंह देखने से तो वह ऐसा नहीं लगता था। धोखा खाते खाते मेरी तो दाढ़ी सफेद हो गई। जाने दो, यह रकम में विजया से और नहीं सहन हुआ। उसने रूखे स्वर में कहा, धोखा देकर 2 बार रुपए ले जाने वाले आदमी वे नहीं हैं, भूखों मरने पर भी नहीं। पर आपने उन्हें रुपए कब दिए? ओह, जाने के लिए वह बहुत अधीर था, एकाएक भेंट होते ही। अरे कौन है विलास, पालकी का क्या प्रबंध हुआ? तेज सर्दी पड़ रही है, मैं न देखूं तो कोई काम ही ना, कहते हुए रासबिहारी खंबे को विलास समझ आगे बढ़ गए। ऐसा भी एक दिन था जब विलास के हाथ में आत्मसमर्पण करना विजया के लिए जरा भी कठिन न था, किंतु आज विलास ही क्यों, इस पृथ्वी पर एक को छोड़ अन्य किसी को स्पर्श करने की कल्पना तक से उसका सर्वांग लज्जा एवं घृणा से संकुचित हो उठता है। रासबिहारी के यहाँ से पालकी पर लौटते समय वह अपने मन में इसी भाव को परखती आ रही थी। पिता की इच्छा तो ठीक ठाक वह न जान सकी थी, परंतु उनकी मृत्यु के उपरांत प्रायः निश्चित हो गया था कि उसकी जीवन धारा आगे विलास बिहारी के साथ ही मिलकर प्रवाहित होगी। किसी तरह भी इसके विपरीत हो सकने की संभावना उसके मन में उदित नहीं हुई थी, परंतु एक अनासक्त उदासीन पुरुष न जाने कहाँ से आया और सब कुछ छिन्न भिन्न करके उसके निर्दिष्ट मार्ग की रेखा तक मिटाकर न जाने कहाँ चला गया। यह सत्य है, यह स्वप्न? यदि स्वप्न है तो उसका मोह कब दूर होगा? यदि सत्य है तो वह इस जीवन में किस प्रकार सार्थक होगा? विजया ने सोने की चेष्टा की, परंतु उसे नींद नहीं आई। हाय, उसकी दारुण समस्या कौन सुलझाएगा? उसके माँ नहीं, बाप नहीं, भाई बहन तो कभी रहे ही नहीं। रासबिहारी के सिवा उसका कोई नहीं है। उसका बंधु बांधव, इष्ट मित्र, स्वजन, आत्मीय, अभिभावक, जो कुछ है बस एक वही है, और वे अपने किस स्वार्थ की पूर्ति के लिए कलकत्ता के आजन्म परिचित समाज से हटाकर उसे यहाँ ले आए हैं, यह आज विजया के सामने प्रत्यक्ष हो उठा। विदेश यात्रा के लिए नरेंद्र को भेजने की आतुरता के कारण उसकी आयाचित सहायता, अपने घर में प्रीति भोज का आयोजन, सम्मानित अतिथियों के आगे विवाह का प्रस्ताव, लज्जाजन्य उसकी चुप्पी को उसकी मौन सम्मति बताने का आग्रह, यह सब उसे चारों ओर से जकड़ लेने का प्रयास मात्र है। यह भी विजया से छिपा न रहा। पर इन सब के बीच वह कितनी निरुपाय एवं विवश है, यह सोचकर वह कांप उठी और रो रो कर अपने परलोकगत पिता को पुकारने लगी। पिताजी, तुमने तो इन लोगों को पहचान लिया था ना, फिर क्यों मुझे इनके मुंह में छोड़ गए? क्यों तुम विवेचना का भार मुझ पर टाल गए? और यही करना था तो मेरी स्वाधीनता का द्वार क्यों चारों ओर से बंद कर गए? रोते रोते उसका तकिया भीग गया। दूसरे दिन परेश की माँ की पुकार पर जब वह उठी तो दिन चढ़ आया था। उसने सुना कि सब निमंत्रित अतिथि एकत्र हैं, केवल वही नहीं है। आज दिन भर उत्सव चलेगा, यह याद कर उसका मन अवसाद से भर गया। इसी समय कालीपद ने तेजी से आकर कहा, बिटिया रानी, जल्दी चलो, छोटे बाबू बहुत बिगड़ रहे हैं। नौकर के मुंह से यह सुनकर उसके शरीर में आग लग गई, आंखें दहकने लगीं। उसने उंगली से नीचे की ओर संकेत करके कहा, तू जा। विजया जानती थी कि इस घर में छोटे बाबू का अर्थ
विलास बिहारी है। किंतु यह बात आज ही उसे मालूम हुई कि उसके क्रोध की गुरुता नौकरों की दृष्टि में गृह स्वामिनी के भय का कारण भी हो सकती थी। उसे स्पष्ट दिख पड़ा कि इतने ही समय में विलास यहाँ का यथार्थ स्वामी बन बैठा है और वह उसकी आश्रिता अनुग्रह प्रार्थनी मात्र रह गई है। आध घंटे बाद तैयार होकर वह नीचे गई। लोग चाय पी रहे थे। सबने उठकर उसका अभिवादन किया। उदास मुंह देख बहुतों ने उद्विग्न प्रश्न भी किए, परंतु विलास बिहारी ने तीव्र कटु स्वर में कहा, अब भी तुम्हें ना उठना था। तुम्हारे व्यवहार से मैं विरक्त होता जा रहा हूँ, यह मैं बता देना चाहता हूँ। इतने लोगों के सामने भावी स्वामी की इस अशिष्टता ने लोगों को व्यथित एवं विस्मित कर दिया, किंतु विजया उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान न देकर सबको नमस्कार करती हुई वृद्ध आचार्य दयाल बाबू के पास जाकर खड़ी हो गई और उनसे शांत स्वर में बोली, आपके चाय पान में असुविधा तो नहीं हुई? मुझसे अपराध हो गया, आज मैं जल्द उठ नहीं सकी। वृद्ध दयाल बाबू ने स्नेहार्द होकर कहा, नहीं बेटी नहीं, किसी को कुछ असुविधा नहीं हुई। विलास बाबू एवं राज बिहारी बाबू ने कोई कमी नहीं होने दी, किंतु तुम्हारी तबीयत तो अच्छी नहीं दिख पड़ती बेटिया। वृद्ध की शांत मूर्ति सभा में प्रवेश करते ही विजया को अपनी ओर खींच लिया था। उसे जान पड़ा मानो वे स्वजन हैं। उनके स्निग्ध कोमल कंठ स्वर ने उसके हृदय की जलन को बहुत कुछ शांत कर दिया। लगा जैसे उन वृद्ध के स्वर में उसके पिता का ही स्वर हो। दयाल बाबू ने अपने कोच की बगल में बैठने का संकेत करते हुए पूछा, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ बिटिया, ज्वर वर तो नहीं आ गया? विजया बैठ तो गई, किंतु उत्तर न दे सकी। उसके लिए आंसुओं को रोकना कठिन हो गया। उन्हें रोकने के लिए दूसरी ओर देखने लगी। वृद्ध के फिर वही प्रश्न करने पर उसने रूंधे गले से केवल इतना कहा, न। दयाल बाबू ने उसके रूंधे स्वर एवं संक्षिप्त उत्तर पर ध्यान दिया। उसे स्वस्थ होने देने के लिए उन्होंने उससे धर्म चर्चा छेड़ दी। बोले, बेटी, तुमने जिस मंदिर की यहाँ स्थापना की है उसे बनाए रखने के लिए तुम लोगों को बड़ा परिश्रम एवं स्वार्थ त्याग करना पड़ेगा, पर इस धर्म के पौधे को यदि हरा भरा रख सकोगी तो एक जटिल समस्या हल हो जाएगी। यह ब्राह्म धर्म ही बंग देश के ग्रामीण समाज को कुसंस्कारों से मुक्त कर सकता है। विजया के हृदय में स्वदेश के मंगल की कामना तो थी ही। वृद्ध आचार्य की बातों से वह तरंगित हो उठी। मंदिर की स्थापना की आड़ में विलास अपनी यश लिप्सा लिए हुए विजया के हृदय की अत्यंत व्यथा की जगह बार बार आघात करता था और विजया उस चोट से तड़प तड़प कर रह जाती थी। कोई बदला न ले सकने के कारण उसका हृदय मंदिर स्थापना के ही विरुद्ध हो गया था, किंतु दयाल बाबू की बात से उसका भ्रम दूर हो गया और उसे लगा जैसे विलास वस्तुतः हृदयहीन और क्रूर नहीं है। उसकी कठोरता शायद इस प्रबल धर्मानुराग के कारण है। लोग धीरे धीरे उठने लगे। विजया भी उठकर खड़ी हो गई। राज बिहारी ने लड़के को एक तरफ ले जाकर ना जाने क्या समझाया कि वह विजया के पास आकर बोला, तुम्हारी तबीयत क्या आज सवेरे खराब थी विजया? आध घंटे पूर्व शायद विजया विलास के ऐसे सवाल की उपेक्षा करती, किंतु इस समय दयाल बाबू की बातों से उसके हृदय का भार उतर गया था। इसलिए उसने उसकी ओर देखकर कहा, नहीं, तबीयत ठीक है, कल रात नींद न आ सकने के कारण ऐसा मालूम पड़ता होगा। विलास का मुंह खुशी से चमक उठा। बोला, तब तुम इस समय धूप में बाहर ना निकलना, स्नान भोजन करके जरा लेट रहना, ऋतु बदल रही है, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। इतना कहकर वह चला गया। विजया कुछ देर तक उसकी ओर देखती रही, फिर सांस छोड़कर ऊपर चली गई। शाम को विधिवत मंदिर की स्थापना हो गई। विजया और विलास उस समय पास रखी दो विशेष कुर्सियों पर बैठे। विजया के हृदय में जो दाह था वह दूर हो गया। कई दिनों तक उत्सव का कार्यक्रम होता रहा, पर अंत में उसे खत्म करना ही पड़ा। उत्सव के अंत में राज बिहारी ने कहा, जिनकी असीम करुणा के कारण हम मूर्ति पूजा के अंधकार से निकलकर प्रकाश में आए हैं, उन एक में द्वितीय निराकार
पर ब्रह्म के चरणों में इस मंदिर को जिन्होंने अर्पण किया है उनका कल्याण हो। जिस दिन ये दोनों निर्मल नवीन जीवन बिताने के लिए एक होंगे, वह दिन दिखाने के लिए भगवान हमें जीवित रखे। फिर उनके आदेश से विजया एवं विलास ने सबको भूमिगत होकर प्रणाम किया। सबने आशीर्वाद दिया। सभा विसर्जित हुई। संध्या के बाद जब विजया घर पहुंची तब उसके मन की चंचलता दूर हो गई थी। कोई विरोधाभास उसमें नहीं रह गया था। हृदय उत्साह एवं आनंद से पूर्ण था। उसने मन में कहा, पार्थिव सुख ही एकमात्र सुख नहीं है। धर्म के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए उस सुख की बलि देना ही सच्चा सुख एवं श्रेय है। विलास के साथ और बातों में चाहे मेरा मत न मिले, किंतु धर्म को लेकर हम दोनों में कभी मतभेद न होगा। एक तरह से यह अच्छा हुआ जो विलास जैसे स्थिर संकल्प एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के साथ उसका जीवन सदा के लिए बंधने जा रहा है। दूसरे दिन रास बिहारी ने विजया से कहा, बेटी, यदि तुम मंदिर को सदा चलते देखना चाहती हो तो दयाल बाबू को यहीं रखने की चेष्टा करो। विजया ने पुलकित होकर पूछा, क्या यह संभव है? रास बिहारी ने कहा, संभव क्यों नहीं है बेटी, मेरे लिए तो बाल बंधु से हैं, गरीब होने पर भी बड़े भले हैं। तुम उन्हें जमींदारी में कोई नौकरी देकर सरलता से यहाँ रख सकती हो। मंदिर वाली इमारत में वे सपरिवार अच्छी तरह रह सकते हैं। विजया ने तुरंत प्रस्ताव मंजूर कर लिया। दयाल बाबू सपरिवार ब्राह्म मंदिर वाली इमारत में रहने लगे। दिन बीतने लगे। पूस गया। माघ के 10 दिन भी बीत गए। जमींदारी और मंदिर का काम ठीक ठाक चलने लगा। कहीं कोई अशांति की बात नहीं रह गई। पर जब जब माइक्रोस्कोप पर विजया की दृष्टि पड़ती, उसके कलेजे में एक हुक सी उठती। वह सोचती, वे न जाने कहाँ गए। अगर उनके संकट में मैं इस यंत्र का कुछ अधिक मूल्य दे देती तो भी मुझे संतोष होता। यह याद आने पर उसे आश्चर्य होता था कि 2 ही दिन के परिचय में उनके ऊपर इतना स्नेह कैसे उत्पन्न हो गया था। यही अच्छा हुआ कि वह उनके आगे प्रकट नहीं हुआ, नहीं तो मुझे जीवन भर मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलती। फागुन में ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण चारों ओर ज्वर का प्रकोप हो रहा था। वृद्ध दयाल बाबू भी 2 दिन से ज्वर में पड़े थे। आज सवेरे उन्हें देखने जाने के लिए तैयार होकर विजया बैठक में आई और चुपचाप चाय पीने लगी कि उसे सुनाई पड़ा, नमस्कार। विजय ने चौंक कर मुंह फिराया तो देखा नरेंद्र कमरे में प्रवेश कर रहा है। बस उसके हाथ का प्याला हाथ में ही रह गया। वह बिल्कुल अभिभूत की भांति चुपचाप एकटक देखती रह गई। ना तो उसने नमस्कार किया, ना बैठने को कहा। नरेंद्र ने कुर्सी की पीठ से अपनी लाठी टिका दी और एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, यह काम तो मेरा भी पूरा नहीं हुआ है। क्या एक प्याला चाय लाने का हुक्म देंगी? देती हूँ, कहकर वह अंदर चली गई, किंतु नौकर को एक प्याला चाय और लाने की आज्ञा देकर भी तुरंत बैठक में लौट न सकी। ऊपर जाने की सीढ़ी पर रेलिंग पकड़े खड़ी रही। उसका हृदय भीषण तूफान से क्षुब्ध समुद्र की भांति उन्मत्त हो उठा। किसी भी कारण से हृदय इस प्रकार आंदोलित हो सकता है, इसे वह जानती ही न थी, किंतु इतना स्पष्ट समझती थी कि इस हलचल के शांत हुए बिना किसी के साथ स्वाभाविक रूप से बातचीत करना असंभव है। 5-6 मिनट उसी जगह चुप खड़ी रहने के बाद जब उसने देखा कि कालीपत चाय लिए जा रहा है तो उसी के पीछे पीछे उसने भी बैठक में प्रवेश किया। कालीपत के चले जाने पर नरेंद्र ने विजया की ओर देखकर कहा, आप मन ही मन नाराज हो रही होंगी, न जाने कहाँ बाहर जा रही थी, मेरे कारण बाधा हुई, परंतु मैं 5 मिनट से अधिक आपको न रोकूंगा। अच्छा, पहले चाय तो पीजिए, कहकर सहसा पश्चिम की खिड़की की ओर दृष्टि पड़ते ही विजया ने पूछा, यह खिड़की कौन खोल गया? नरेंद्र ने कहा, मैंने ही खोली है। किस तरह खोली? जिस तरह सब लोग खोलते हैं, खींचकर। क्या कोई अपराध हुआ? विजया ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, पर आपकी उंगलियां क्या लोहे की हैं? इस खिड़की को पीछे से धक्का दिए बिना हाथ से खींचकर खोलने वाला आदमी मैंने अभी तक नहीं देखा था। सुनकर नरेंद्र ने हो करके ऊंची हंसी से घर भर दिया। यह वही हंसी है, ख्याल आते ही
विजया के सारे शरीर में कांटे उठाए। इस आदमी की हंसी प्रातः काल की धूप के समान मधुर और उपभोग्य है। नरेन ने जेब से 200 रुपये निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा, उसी के लिए आया हूँ। इतने रुपए के लिए आपने मुझे जुआरी, चोर, ठग और न जाने क्या क्या कहला भेजा था। अपना रुपया तो ले लीजिए, मेरी चीज दे दीजिए। क्षण भर के लिए विजया का मुंह लाल हो उठा, परंतु अपने को संभाल कर बोली, और क्या क्या कहला भेजा था, जरा बताइए तो। इतना मुझे याद नहीं है, उसे लाने को कह दीजिए। मैं 9:30 की गाड़ी से ही कलकत्ता लौट जाऊंगा। अच्छा हुआ मुझे कलकत्ते में ही एक अच्छी नौकरी मिल गई, उतनी दूर नहीं जाना पड़ा। विजया का मुंह चमक उठा, बोली, आपकी किस्मत अच्छी है। हाँ, किंतु ज्यादा समय नहीं है, 9 बज रहे हैं। सुनते ही विजया के मुख की दीप्ति बुझ गई, किंतु उधर नरेन ने ध्यान नहीं दिया। मुझे अभी जाना है, उसे लाने के लिए कह दीजिए। विजया ने उसके मुख पर आंख गड़ाकर कहा, क्या आपके साथ ऐसी शर्त हुई थी कि आपके दयापूर्वक रुपया लाते ही मुझे तुरंत उसे लौटा देना होगा? नरेन ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, यह शर्त तो नहीं है, पर आपको तो उसकी जरूरत नहीं है। कभी किसी दिन वह आपके काम ना आएगी, किंतु मेरे। बात काटकर विजया ने कहा, उस दिन तो आपने कहा था कि वह मेरे बड़े काम आएगी, अब कुछ दूसरी बात कर रहे हैं। बात क्या है? नरेन लज्जा से बिल्कुल मलिन हो गया। थोड़ी देर चुप रहकर बोला, देखिए, उस समय मैंने सोचा था कि ऐसी चीज आप व्यवहार में लाएंगी, व्यर्थ न रख छोड़ेंगी। फिर आप तो चीजें रहन भी रखती हैं, वही समझ लें। मैं सूद भी दे दूंगा। कितना सूद दीजिएगा? जो उचित हो, मैं देने को राजी हूँ। पर मैं तो राजी नहीं हूँ। मैंने कलकत्ता में उसे दिखलाया है, उसके मुझे 400 मिल सकते हैं। नरेंद्र एकदम उठकर खड़ा हो गया, बोला, तो रखिए, जो 200 के 400 लेना चाहता हूँ, उससे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। विजया मुंह नीचे किए जी जान से अपनी हंसी रोकने की चेष्टा कर रही थी। नरेन ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, मैं जानता कि आप ऐसी शाइलॉक हैं तो आता भी नहीं। ऋण वसूल करने के लिए जब आपका सर्वस्व मैंने ले लिया, तब भी नहीं समझा? नहीं, क्योंकि उसमें आपका बस नहीं था। वह काम आपके और हमारे पिताजी कर गए थे। अच्छा, चाहता हूँ। खाकर न जाइएगा? नरेन ने उद्वत भाव से कहा, नहीं, मैं खाने के लिए नहीं आया था। अच्छा, आप तो डॉक्टर हैं, हाथ देखना हो तो जानते ही होंगे। इस बार उसके होठों पर हंसी की एक रेखा दिखाई पड़ गई। नरेंद्र आग बबूला होकर उठ खड़ा हुआ, बोला, मैं क्या आपके उपहास का पात्र हूँ? आपके पास बहुत रुपया होगा, किंतु रुपए के जोर से भी किसी को किसी का उपहास करने का अधिकार नहीं होता, यह याद रखिए, और जरा समझ कर बात कीजिएगा। कहकर उसने लाठी उठा ली। नहीं तो आपके शरीर में बल और हाथ में लाठी तो है ही। नरेन लाठी फेंककर हताश भाव से कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आपके मुंह में जो आता है वही कह बैठती, मैं आपसे पार नहीं पा सकता। अच्छा, इसे याद रखिएगा। कहकर अपनी हंसी को और संभाल न सकने के कारण वह जल्दी से उठकर चली गई। नरेंद्र हद बुद्धि की भांति वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद लाठी उठाकर चलने को हुआ कि विजया आ गई और बोली, आपके ही कारण मुझे देर हुई है, अब आप भी जा नहीं सकते। आप नाड़ी देखना तो जानते हैं, चलिए मेरे साथ। नरेंद्र को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी पूछा, कहाँ जाना होगा? यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। जो हमारे नए आचार्य होकर आए हैं, उन्हें मैं बड़ी श्रद्धा करती हूँ। वो 2 दिन से बुखार में पड़े हैं, चलिए उन्हें एक बार देख आइए। अच्छा, चलिए। जरा ठहरिए, उस लड़के परेश को भी परसों से बुखार है, उसकी माँ उसे ला रही है, उसे भी देख लीजिए। उसके कहते न कहते परेश की माँ लड़के के साथ आ गई। नरेन ने देख कर ही कह दिया, मैंने देख लिया है मैया, इसे कोठरी में ले जाओ, हवा से बचाओ, दवा मैं भेज दूंगा। उनके जाते ही नरेन ने कहा, बच्चे को शीतला निकलने वाली हैं, कल तक दाने निकल आएंगे। अब लगता है कि आपके आचार्य को भी देखने जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें भी बहुत करके शीतला का ही प्रकोप है। भय के मारे विजया का सर्वांग कांपने लगा। निर्जीव सी कुर्सी पर पड़कर बोली, मुझे भी शीतला निकलेंगी नरेन बाबू, मुझे भी कल रात बुखार आ गया था, शरीर में बड़ी पीड़ा है। नरेन ने जरा हंसकर कहा, पीड़ा भयानक नहीं है, भयानक आपका भय है।
दो एक को दिखाई देने का यह मतलब नहीं है कि सभी को वही रोग है। विजया की आंखें छलछला उठी। वह बोली, यदि शीतला निकली तो देखभाल कौन करेगा? मेरा कौन है? देख रेख करने वाले बहुत मिल जाएंगे, किंतु आपको कुछ नहीं होगा। विजया ने हताश भाव से कहा, ना हो तभी अच्छा, किंतु कल रात सचमुच जोर का बुखार चढ़ आया था। अब भी कुछ है, कहकर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। नरेंद्र ने उसके कोमल शिथिल हाथ को अपने हाथ में लेकर देखा, फिर बोला, आज कुछ भोजन न कीजिए और जाकर चुपचाप पड़ रहिए। कोई डर की बात नहीं, मैं कल या परसों फिर आऊंगा। आपकी दया। विजया के इन शब्दों ने तीर की तरह जाकर नरेंद्र के कलेजे को बेध दिया। किसी तरह लाठी लेकर वह बाहर चला गया, परंतु उस भयार्त रमणी के मुंह से निकली हुई दया भिक्षा बलिष्ठ पुरुष के चित्त को मथने लगी। नरेंद्र दूसरे दिन कामकाज की भीड़ में कलकत्ता के बाहर न जा सका, किंतु तीसरे दिन सुबह 9 के पूर्व ही गांव जा पहुंचा। घर में पांव रखते ही कालीपद ने जल्दी आकर कहा, बिटिया को बड़ा बुखार है बाबू, आप ऊपर चलिए। विजया के कमरे में जाकर नरेंद्र ने देखा कि वह प्रबल ज्वर में शैया पर पड़ी छटपटा रही है। एक प्रौढ़ा नारी घूंघट काढ़े सिरहाने बैठी पंखा कर रही है और कुछ दूर पर पिता पुत्र रास बिहारी एवं विलास बिहारी असाधारण गंभीर मुंह बनाए बैठे हुए। विलास ने बिना किसी भूमिका के छूटते ही कहा, आप ही ना आकर परसों शीतला का भय दिला गए थे। इस सफेद झूठ का क्या उत्तर हो सकता था? विलास की आवाज कान में पड़ते ही विजया ने लाल हो रही आंखों से उसकी ओर देखा, फिर नरेंद्र को पहचान दोनों हाथ जोड़कर बोली, आइए। बैठने की और कोई जगह न होने से नरेंद्र विजया की शैया पर ही एक और बैठ गया। सहसा विजया ने नरेंद्र का हाथ पकड़कर कहा, कल आते तो आज मुझे इतना ज्वर न होता, मैं सारे दिन रास्ता देखती रही। नरेंद्र डॉक्टर था, तुरंत समझ गया कि प्रबल ज्वर में मनुष्य के मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो स्वस्थ अवस्था में कभी नहीं निकल सकती। किंतु थोड़ी दूर पर बैठे हुए पिता पुत्र के शरीर में तो विजया की बात से आग लग गई। नरेंद्र ने सहज सांत्वना के स्वर में कहा, भय क्या है, 2 दिनों में ज्वर ठीक हो जाएगा। विजया ने उसका हाथ अपनी छाती पर रखकर करुण स्वर में कहा, किंतु अब मेरे अच्छा होने तक तुम कहीं जाओगे तो नहीं? तुम्हारे चले जाने पर मैं शायद बचूंगी नहीं। नरेंद्र के सिर उठाते ही 2 जोड़ी भीषण आंखों के साथ उसकी आंखें मिल गईं, जैसे किसी निशंक शिकार पर टूट पड़ने के लिए भूखा बाघ देखता हो, वैसे ही विलास उसकी ओर देख रहा था। नरेंद्र अवाक होकर देखता ही रह गया। उससे विजया के सवाल का कोई जवाब देते न बना। नरेंद्र चाहे जितना भोला और सांसारिक दृष्टि से अनजान हो, क्षण भर में ही उसे मालूम हो गया कि पिता पुत्र की दृष्टि से और चाहे जो भी प्रकट हो रहा हो, पर प्रीत नहीं प्रकट होती। जिस दिन वह विजया को माइक्रोस्कोप दिखाने आया था, उस दिन भी इनकी बहुतेरी बातें सुन गया था। फिर जब रास बिहारी उसके घर उस यंत्र का दाम चुकाने गए थे, तब भी बहुत सी कड़वी बातें सुना आए थे, पर आज उनके क्रोध का कोई कारण उसकी समझ में नहीं आया। यंत्र 400-500 में बिक सकता है, इसीलिए उस संबंध में तो पिता पुत्र का क्रोध हो ही नहीं सकता। रही विजया को शीतला का भय दिलाने की बात, तो वो तो बिल्कुल बेबुनियाद है। भय दिलाने की जगह वह उसे उल्टा भरोसा और विश्वास दिला गया था। किसने इस मिथ्या का प्रचार किया? क्या स्वयं विजया ने? वह सोच ही रहा था कि जरा पर्दा उठाकर कालीपद को झांकते देख विलास चिल्ला उठा, ओ सुअर के बच्चे, एक कुर्सी लिया। रास बिहारी ने स्थित भाप कर कहा, रोगी के पास इस तरह टेम्पर लूज करना उचित नहीं है विलास। लड़के ने उद्दत होकर जवाब दिया, आदमी ऐसी अवस्था में आपे से बाहर नहीं होता तो होता कब है? हरामजादे नौकर ने बिना पूछे एक ऐसे असभ्य आदमी को लाकर कमरे में बिठा दिया है जो किसी भद्र महिला के सम्मान की रक्षा करना भी नहीं जानता। अकस्मात प्रचंड धक्का लगने पर जैसे किसी शराबी का नशा उतर जाता है, ठीक वैसे ही विजया के ज्वर की सुषुप्ति भी दूर हो गई। उसने चुपचाप नरेंद्र का हाथ छोड़कर दीवार की ओर करवट बदल ली। खाली पद के कुर्सी लाकर रखते ही नरेंद्र उस पर बैठ गया। रास बिहारी ने विजया के मुंह का भाव देकर पुत्र से कहा, मैं सब समझता हूँ विलास, यह भी मानता हूँ
कि ऐसी हालत में तुम्हारा क्रोध करना अस्वाभाविक नहीं है, पर क्रोध न करके शांत भाव से मनुष्य की त्रुटि को सुधारना अच्छा है। फिर बोले, और लड़के को ही क्या दोष दूं? मैं बूढ़ा भी बीमारी की बात सुनकर घबरा उठा था। यह शीतला का ऐसा भय दिखा गए। नरेंद्र ने कहा, नहीं, मैंने कोई भय नहीं दिखाया था। विलास ने जमीन पर पैर पटक कर कहा, जरूर भय दिखा गए थे, कालीपद साक्षी है। कालीपद ने गलत सुना है। प्रत्युत्तर में विलास कोई और कांड करने जा ही रहा था कि पिता ने रोक कर कहा, क्या करते हो विलास? जब वे इनकार कर रहे हैं तो क्या कालीपद की बात पर विश्वास करना उचित है? साधारण बीमारी में इतने अधीर न बनो। भगवान ने हमारी परीक्षा के लिए ही विपत्ति भेजी है। तुम लोग इसे क्यों भूल जाते हो? फिर बड़े बड़े डॉक्टरों से गलती हो जाती है। ये तो अभी नए हैं। फिर नरेंद्र की ओर उन्मुख होकर कहा, आपकी राय में तो चिंता की कोई बात नहीं है ना? नरेंद्र अभी तक चुपचाप सब अपमान सहता जा रहा था। अब उससे न रहा गया। उसने कहा, मेरी राय से क्या होता है? आप मेरी बात पर विश्वास क्यों करने लगे? अच्छा हो आप किसी बड़े डॉक्टर को बुलाकर उसकी राय लें। सुनते ही विलास तो मारा मारी के लिए तैयार होकर चिल्ला पड़ा, किससे बातें कर रहे हो? यह सोचकर जबान संभाल कर बोलो। इस घर में न होकर और कहीं होते तो तुम्हारा यह व्यंग। इस आदमी का अकारण क्रोध देख नरेंद्र आश्चर्यचकित हो गया। वह किसी तरह समझ ही न पाया कि यह झगड़ा क्यों कर रहा है। उसे विजया के साथ विलास के भावी संबंध का कुछ ज्ञान न था। अपने वैज्ञानिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण गांव की अफवाहें भी उसके पास न पहुंच पाती थी। ब्रह्म मंदिर की प्रतिष्ठा के समय तो वह कलकत्ता ही चला गया था। बाप बेटे की बातचीत के ढंग से उसे बीच बीच में एक अस्पष्ट व्यथा का अनुभव अवश्य होता था, पर ठीक ठाक वह कुछ समझ न पाता था। इसी समय विजया ने करवट बदलकर व्यथित आंखों से नरेंद्र की ओर देखते हुए कहा, मैं जब तक जीवित रहूंगी आपके निकट कृतज्ञ रहूंगी, किंतु इन लोगों ने जब किसी दूसरे डॉक्टर से मेरी चिकित्सा कराने का निश्चय किया है, तब आप निरर्थक अपमान न सहें। हाँ, वापस जाते हुए दयाल बाबू को एक बार देखते जाइएगा, यही मेरी प्रार्थना है। इतना कहकर उसने फिर मुंह फेर लिया। नरेंद्र लाठी और अपना बैग लेकर चुपचाप चलता हुआ, रास बिहारी भी उसके पीछे पीछे गए और उससे तरह तरह की चाटुकारिता और प्रवंचना की बात एवं अभिनय करने के बाद बोले, विजया की बीमारी से विलास कैसा घबरा उठा है, और यह स्वाभाविक है। अंत में सारी जिम्मेदारी तो उसी के सर पर है। चिकित्सा और चिकित्सक का निश्चय करना भी तो उसी का काम है। उसकी राय के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए भैया, विलास के मन की अवस्था की कल्पना करके तुम बुरा न मानना। मेरा एक अनुरोध और है कि यदि तुम कलकत्ता में रहो तो वैशाख में होने वाले इनके विवाह में जरूर शामिल होना। नरेंद्र के मुंह से कोई बात नहीं निकलती, परंतु सिर हिलाकर उसने अपनी स्वीकृति प्रकट कर दी। रासबिहारी पुलकित होकर बातें करने लगे। अंत में पूछा, अब कलकत्ता में ही रहोगे? हाँ, विलायती औषधियों की एक दुकान में नौकरी मिल गई है। वेतन क्या है? अभी तो सिर्फ 400 मासिक मिलते हैं। 400? रासबिहारी की आंखें कपार पर चढ़ गईं। अच्छा भैया, सुनकर बड़ी खुशी हुई। नरेंद्र विदा लेकर चला गया। अभी तक उसने न स्नान किया था न भोजन। सिर पर कड़ी धूप थी और वह खुले मैदान से दिधड़ा गांव की ओर चला जा रहा था। बीच बीच में उसके मस्तिष्क ने विद्रोह किया कि ऐसी कड़ी धूप में केवल किसी के कहने से वह एक अपरिचित को देखने चला जा रहा है। ऐसा अनुरोध करने का कोई अधिकार विजया को नहीं था। उस अनुरोध को मानकर जाना अपना ही अपमान करना है। परंतु यह सब सोच कर भी वह लौट न सका। उसके पांव उधर ही बढ़ते गए, यहाँ तक कि वह अपने पुराने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। एक कागज पर नरेंद्र ने अपना नाम और डॉक्टरी की विलायती उपाधियां लिख भेजी। उसे देखते ही दयाल बाबू संकुचित हो उठे। इतना बड़ा डॉक्टर ऐसी धूप में पैदल चलकर उन्हें देखने आया है, और वे उसी को वंचित करके उसके घर में रह रहे हैं। इस लज्जा से वे कैसे मुंह दिखाएंगे, वे सोच भी न सके। इतने में ही एक लंबा गोरा छरहरा युवक उनके सामने आकर उपस्थित हो गया। वे अवाक होकर उसकी ओर देखने लगे। जान पड़ा कि बीमारी जो और जितनी भारी हो, अब वे बच गए।
बीमारी मामूली है, चिंता की कोई बात नहीं। यह आश्वासन मिलते ही वे उठ बैठे और विजया स्वयं बीमार होते हुए भी उन्हें नहीं भूली और अनुरोध करके उसने डॉक्टर को भेजा है। यह सुनकर कृतज्ञता के आनंद से दयाल बाबू की आंखों में आंसू भर आए। आज नरेंद्र के हृदय में बड़ी ग्लानि थी, किंतु इस वृद्ध के संतोष, सहृदयता और आंतरिक पवित्रता के स्पर्श से वह बहुत कुछ दूर हो गई। बातचीत में उसने समझ लिया कि इस बूढ़े ने धर्म के विषय में पढ़ा तो बहुत कम है, किंतु धर्म के वास्तविक तत्व को उसने हृदय में भर लिया है। धर्म के सत्य के प्रति उसकी दृष्टि असाधारण रूप से निर्मल हो गई है। वृद्ध ने अपने आनंद में रास बिहारी एवं विलास बिहारी की भी बड़ी प्रशंसा की, जिसे सुनकर नरेंद्र मन ही मन हंसा। उन्होंने आगामी बैसाख में होने वाले विजया एवं विलास के विवाह का भी जिक्र किया और यह भी बतलाया कि उस विवाह में उन्हीं के आचार्य पद ग्रहण करने की अभिलाषा विजया की है और विवाह ब्राह्म समाज का एक आदर्श विवाह होगा। वृद्ध आनंद से इतने विह्वल हो रहे थे कि उन्होंने यह नहीं देखा कि विवाह की बात से सुनने वाले के मुंह पर स्याही फिरती जा रही है। नहाने खाने के लिए बड़ा अनुरोध करके भी दयाल बाबू नरेंद्र को उसके लिए राजी न कर सके और लगभग 1.5 घंटे बाद सच्ची श्रद्धा से प्रणाम करके नरेंद्र स्टेशन की ओर चल पड़ा। तब उसे स्पष्ट अनुभव हुआ कि दर्द कहाँ पर है, क्यों उसका सब कुछ इतना अस्त व्यस्त और उद्भ्रांत हो उठा है। सारी दुनिया क्यों उसके लिए फीकी हो गई है। आज तक उसने जीवन में केवल विज्ञान को स्थान दिया था। वह निसंशय था कि वहाँ किसी और को कभी स्थान न मिलेगा, किंतु आज चोट लगने पर उसे मालूम हुआ कि उसका हृदय उससे छिपाकर एक और चीज को अनन्य भाव से चाहने लगा है। तब व्यथा एवं विस्मय से वह चौंक गया और अपनी ही दृष्टि में मानो छोटा हो गया। अब किसी भी बात का अर्थ समझने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। जिसने उसका सर्वस्व अपहरण कर लिया, उसी के आगे माइक्रोस्कोप लेकर वह हाथ फैलाने गया। ना जाने किस पाप से उसके मन में वह इच्छा उत्पन्न हुई। वह अपने को धिक्कारने लगा। जो निर्लज्ज पुरुष उसी निष्ठुर रमणी के एक सामान्य अनुरोध से सब कामकाज छोड़ इतनी दूर दौड़ा आ सकता है, उसके लिए यह दंड उचित ही है। अच्छा किया जो विलास ने उसे अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया है। परंतु स्टेशन पर पहुंचते ही उसने देखा कि जो माइक्रोस्कोप इस सारे दुख की जड़ है, कालीपद उसे लिए हुए स्टेशन पर खड़ा है। कालीपद ने पास आकर कहा, डॉक्टर बाबू, बिटिया रानी ने आपको देने के लिए भेजा है। नरेंद्र ने तीखे स्वर में कहा, क्यों? क्यों का उत्तर कालीपद क्या दे, पर उसे जो टोह लगी थी उसी के प्रकाश में उसने अपनी बुद्धि से उत्तर दिया, आपने वापस जो मांगा था मुझे नहीं चाहिए। लौटाने के लिए रुपए मेरे पास नहीं है। बिटिया रानी 200-400 को कौड़ी बराबर समझती हैं। जब हो तब भेज दीजिएगा। नहीं नहीं, तू लौटा ले जा। 200 के बदले 400 मैं न दे सकूँगा। नहीं डॉक्टर बाबू, आप लिए जाइए, मैं गाड़ी पर चढ़ा कर जाऊँगा। अच्छी होने पर बिटिया रानी शायद इसके दाम भी आपसे न लें। नरेंद्र को जैसे आग लग गई। उसने बुलाया, उसका विलास ने अपमान किया। यह कदाचित उसी का पुरस्कार है। जा, चला जा मेरे सामने से, कहकर नरेंद्र प्लेटफॉर्म पर दूसरी ओर चला गया। मामला क्या है, यह कालीपद की समझ में कुछ न आया। गाड़ी आने पर जब नरेंद्र एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे में दूसरी ओर मुंह फिराकर बैठ गया, तब कालीपद ने डिब्बे के निकट आकर पुकारा, डॉक्टर बाबू। नरेंद्र ने देखा कि बेचारे का मुंह मलिन हो गया है। इस बेचारे का क्या दोष था जो वह उस पर नाराज हुआ। यह सोचकर इस बार कुछ सदय स्वर में नरेंद्र ने पूछा, अब क्या है रे? कालीपद ने एक कागज का टुकड़ा और पेंसिल निकालकर कहा, जरा इस पर अपना पता लिख दें, बिटिया रानी ने मांगा है।
बिटिया रानी का शब्द सुनते ही नरेंद्र अपने को भूल गया और धमकी देकर बोला, हट जा सामने से पाजी बदमाश। कालीपद चौंक कर 2 पग पीछे हट गया। गाड़ी चली गई। लौटकर कालीपद ने कहा, नहीं लिया। बाप रे, इतना क्रोध! ठिकाना पूछते ही मारने दौड़े। विजया शैया की पाटी पर सिर रखे शिथिल पड़ी हुई थी। सुनकर कुछ नहीं बोली। 5-6 दिनों में ही विजया की बीमारी दूर हो गई, किंतु शरीर को संभलने में देर लगने लगी। विलास ने अच्छे डॉक्टर के द्वारा बलकारी औषधि एवं पथ्य की व्यवस्था करने में त्रुटि नहीं की, किंतु कमजोरी बराबर बढ़ती ही जाती थी। उधर फागुन बीत चला। बीच में सिर्फ चैत का महीना रह गया है। बैसाख के प्रथम सप्ताह में ही लड़के का ब्याह कर देने का संकल्प रासबिहारी ने कर रखा है, किंतु वर दिन दिन जैसे पुष्ट एवं कांतिमान होने लगा है, कन्या उतनी ही दुबली और मलिन होने लगी है। यह देखकर रासबिहारी रोज प्रातःकाल आकर एक बार हालचाल पूछ जाते थे और अपने मन की चिंता भी व्यक्त कर जाते थे। विलास माइक्रोस्कोप संबंधी अतिरंजित बातें सुन सुनकर उत्तेजित होता था। रासबिहारी उसे समझाते थे, परंतु अब उससे ज़्यादा नहीं सहा गया। किसी छोटी बात पर वह कालीपद के पीछे पड़ गया और अंत में उसको नौकरी से जवाब दे दिया। डॉक्टर की सलाह से विजया सुबह शाम टहलने जाती थी। उस दिन सुबह उसके लौटते ही कालीपद आकर रोने लगा। उसने कहा कि छोटे बाबू ने उसे जवाब दे दिया है। डॉक्टर बाबू के पास बॉक्स ले जाने की बात उनसे क्यों नहीं कही, डॉक्टर बाबू को क्यों बुला लाया, इत्यादि अपराध लगाकर उसे गाली दी और निकाल दिया है। विजया ने कहा, तू जाकर अपना काम कर। दयाल बाबू अच्छे होकर आने और अपना काम करने लगे थे। किसी किसी दिन विजया उनके घर लौटते समय टहलने के लिए उनके साथ हो लेती थी। दयाल बाबू का हृदय नरेंद्र के प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता से भर उठा था। वे चाहते थे कि उसी के द्वारा विजया की चिकित्सा कराई जाए। उन्हें भीतरी बातें तो मालूम थी नहीं। 5-6 दिन बाद उन्होंने विजया से कहा, मैं कालीपद को अपने घर में नहीं रख सकता बेटी। क्यों, उन्होंने आपको मना किया है? दयाल बाबू कुछ ना बोले। विजया समझ गई, बोली, उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। वह मेरे पिता का नौकर है, मैं उसे जवाब नहीं दे सकती। किंतु यह तो अच्छा ना होगा बेटी, उनकी बात मानना भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। कालीपद स्वयं छुट्टी जाना चाहता है, उसे छुट्टी दे दो, कुछ दिन घर रह आवे। लंबी सांस लेकर विजया बोली, अच्छा, किंतु जाने के पूर्व उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। विजया की लंबी सांस से चकित हो वृद्ध ने देखा कि उसके मुंह घृणा की गहरी रेखा है। वे आश्चर्य से अवाक हो गए। फिर 4-5 दिन वे दिखाई नहीं पड़े। ऑफिस में पता लगाने पर मालूम हुआ कि वहां भी नहीं आए। विजया उनके लिए चिंतित हो सोच ही रही थी कि किसी को उनके घर भेज समाचार मंगाना चाहिए कि बाहर दयाल बाबू का शब्द सुनाई पड़ा। विजया ने आदरपूर्वक उन्हें बैठक में लाकर बिठाया। मालूम हुआ कि दयाल बाबू की स्त्री चिर रुग्णा है। एकाएक उनकी बीमारी बढ़ जाने के कारण ही 3-4 दिन से उनका आना नहीं हुआ। रसोई भी हाथ से बनानी पड़ती थी। बोले, मैंने नरेंद्र बाबू को चिट्ठी लिखी, वे कल तीसरे पहर आकर दवा दे गए। कैसी अद्भुत चिकित्सा है, इतनी ही देर में रोग 12 आने चला गया। रोग क्यों ना कम हो, आपका उन पर गहरा विश्वास भी तो है। पर विश्वास भी तो ऐसे ही नहीं हो गया, परीक्षा करके देख लिया है। उनके घर में पांव रखते ही जैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर हंसकर बोले, वे सिर्फ उसी का इलाज नहीं कर गए, और भी एक आदमी के लिए नुस्खा लिख गए हैं। इतना कहकर उन्होंने टेबल पर एक कागज रख दिया। विजया ने देखा, उसी के नाम का नुस्खा है। उसके अक्षर आनंद बाण की तरह विजया के कलेजे में चुभ गए। चेहरा पहले लाल फिर काला पड़ गया। दयाल बाबू उधर ध्यान न देकर कहते ही गए, अपने स्वास्थ्य की इस प्रकार उपेक्षा तुम्हें न करने दूंगा। एक बार इस दवा की परीक्षा तुम्हें करनी ही पड़ेगी। किंतु यह तो अंधकार में ढेला फेंकना है। रोगी को बिना देखे केवल आपके कहने से उन्होंने नुस्खा लिख दिया है। नहीं नहीं, कल जब तुम अपने बाग का कटघरा पकड़े खड़ी हुई थी, तब आते समय वे तुम्हें उस हालत में देख गए थे। मैंने उनसे कहा, वैसाख के दूसरे सप्ताह में ही ब्याह है, पर बिटिया के शरीर में ताकत आ ही नहीं रही है। कोई ऐसी दवा लिख दीजिए।
इसी समय विलास को प्रवेश करते देख उनका वाक्य अधूरा ही रह गया। विलास कुर्सी खींचकर बैठ गया, फिर टेबल पर पड़ा नुस्खा देखकर बोला, बस दुनिया में नरेंद्र ही एक डॉक्टर है, इसी से दवा खाई नहीं जाती, शीशी में पड़ी रहती है, फिर फेंक दी जाती है। पर कलयुग के इस धन्वंतरी का नुस्खा यहाँ आया कैसे? क्या किसी ने उसे बुलाया था? कोई कुछ न बोला। विलास ने दयाल बाबू से कहा, अभी तो आप खूब लेक्चर दे रहे थे, बाहर से ही मैंने सुना। मैं पूछता हूँ, आपको जानते हैं? दयाल बाबू विलास से बहुत डरते थे। अस्फुट स्वर में बोले, जी मैं लाया हूँ। फिर पूछने पर पूरा हाल बता दिया। कुछ देर तक चुप बैठे रहने के बाद विलास ने पूछा, आपसे पिछले साल का हिसाब लिखने को कहा गया था, वह पूरा हो गया? दयाल ने विवर्ण मुख से कहा, 2-1 दिन में पूरा कर दूंगा। अभी तक क्यों नहीं हुआ? घर में बड़ी विपत्ति आ गई थी, खाना भी बनाना पड़ता था, आ ही न सका। विलास कुत्सित कटु स्वर में दयाल की नकल करके बोला, आ ही न सका तब और क्या, हम तो नवाब हैं, जब मन में आया आए या ना आ पाए। मैंने पिताजी से पहले ही कहा था, इन सब बुढ़े भूतों से हमारा काम नहीं चल सकता। इतनी देर बाद विजया ने मुंह फिराकर देखा। उसका मुख प्रशांत और गंभीर है, परंतु दोनों आंखों से मानो आग निकल रही है। कठोर स्वर में बोली, दयाल बाबू को यहाँ कौन लाया है जानते हैं? आपके पिता नहीं, मैं। विलास सहम गया। विजया का ऐसा कंठस्वर उसने कभी नहीं सुना, ऐसी दृष्टि कभी नहीं देखी। क्षण भर चुप रहने के बाद बोला, कौन लाया यह जानने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं काम चाहता हूँ, काम के साथ ही मेरा संबंध है। जिनके घर में मुसीबत है वे किस तरह काम पर आ सकते हैं? इस तरह तो सभी लोग मुसीबत की दुहाई दिया करते हैं, उसे मान लेने पर तो काम हो ही नहीं सकता। मैंने जरूरी काम का आदेश दिया था, वह क्यों नहीं हुआ? इतनी ही कैफियत चाहिए? मुसीबत की खबर मैं नहीं सुनना चाहता। विजया के दोनों होंठ कांपने लगे। बोली, सभी झूठे नहीं होते, सभी मुसीबत की दुहाई नहीं देते, कम से कम मंदिर का आचार्य नहीं देता। जो भी हो, किंतु मैं आपसे ही पूछती हूँ कि जब आप जानते थे कि काम जरूरी है और उसे होना ही चाहिए, तब उसे आपने पूरा करके क्यों नहीं रखा? आप क्यों 4 दिन से काम से गैर हाजिर रहे? क्या मुसीबत आप पर आ पड़ी? जरा सुनूं तो। विलास ने हद बुद्धि की बात कहा, मैं खुद हिसाब रखूं? मैं गैर हाजिर क्यों हुआ? हाँ यही, आप हर महीने 200 रुपये लेते हैं, वे रुपए मैं आपको फोकट में नहीं देती, काम करने के लिए देती हूँ। विलास ने यंत्रवत कहा, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ, तुम्हारा अमला हूँ? असह्य क्रोध से विजया का हिताहित ज्ञान लुप्त हो गया था। उसने बड़े तेज स्वर में कहा, काम करने के लिए जिसे मासिक वृत्ति देनी पड़ती हो उसे इसके सिवा और क्या कहते हैं? आपके असंख्य उत्पात में चुपचाप सहती आई, परंतु जितना सहती गई उतना ही अन्याय उपद्रव बढ़ता गया। जाइए, नीचे जाइए। मालिक नौकर के संबंध के अलावा और कोई संबंध मेरे आपके बीच नहीं रहेगा। जिस नियम से मेरे और कर्मचारी काम करते हैं, ठीक उसी नियम से काम कर सकें तो करें, नहीं तो मैं आपको अलग करती हूँ। मेरे कार्यालय में आने की चेष्टा ना कीजिएगा। विलास उछल कर बोला, तुम्हारा इतना साहस? दुस्साहस मेरा नहीं, आपका है। मेरी स्टेट में नौकरी करके आप मेरे ही ऊपर अत्याचार करेंगे? मुझे तुम कहने का अधिकार किसने आपको दिया? मेरे नौकर को मेरे ही घर में अलग करने को, मेरे अतिथि को मेरे सामने ही अपमानित करने इत्यादि की स्पर्धा आपके अंदर कैसे पैदा हो गई? विलास क्रोध से उन्मत्त होकर चीत्कार करता हुआ बोला, अतिथि के बाप ने बड़ा पुण्य किया था कि मैंने उस दिन उस पर हाथ नहीं छोड़ा, उसका एक हाथ तोड़ नहीं दिया। बदमाश, मक्कार, हरामी, बेईमान कहीं का, अब देख पाया। चीत्कार सुनकर कन्हैया सिंह आ गया। दरवाजे पर उसकी झलक देखते ही विजया ने अपने स्वर को कुछ मुलायम करके कहा, यह आपका सौभाग्य है जो आपने उन पर हाथ नहीं छोड़ा। हाथ छोड़ने पर भी शायद वे एक बीमार स्त्री के घर में झगड़ा ना करते। पर मेरी चेतावनी गांठ बांध लें कि कभी उन पर हाथ छोड़ने का भी शौक हो तो पीछे से हमला कीजिएगा या फिर अपने जैसे 5-7 आदमी और लेकर जाइएगा। शोर सुनकर नौकर तक आ गए। बस आप जाइए, जाइए, इतना कहकर वह खुद चली गई।
लड़के के मुंह से यह सब बातें सुनकर क्रोध, विरक्ति और आशा भंग के दारुण क्षोभ से रासबिहारी का ब्रह्म ज्ञान एक मुहूर्त में नष्ट हो गया। वे कटु स्वर में बोले, हिंदू जो हमें छोटी जाति के कहते हैं वह कुछ गलत थोड़े ही है। ब्राह्मण हो या चाहे जो भी हो, पर आखिर हैं तो कैवर्त ही। यदि ब्राह्मण कास्ट का लड़का होता तो भद्रता सीखता, किस बात से बुरा भला होता है किससे नहीं, यह समझता। जाओ हल बैल लेकर अपना कुल कर्म करो। उठते बैठते तुझे सुख की भांति पढ़ाया कि यह काम ब्याह को अच्छी तरह निपट जाने दो, फिर जो इच्छा हो करना, किंतु तुझे सब्र नहीं हुआ, तू उसे दबाने गया। वह है राय वंश की लड़की, हरि राय की नातिनी, जिसके भय से गाय और शेर एक घाट पानी पीते थे। तू उसी को नकेल डालने गया। मूर्ख, इज्जत आबरू गई, इतनी बड़ी जमींदारी की आशा गई, 200 रुपये महीने की आमदनी गई। जब भाग जा मेरे सामने से। हतभाग्य, पाजी, शैतान, कहकर वे अपने कमरे में चले गए। पर भयंकर उत्तेजना में भी अपना काम साधना वे जानते थे। उस दिन विजया को शांत होने का अवसर देकर दूसरे दिन अपनी अविचलित शांति लेकर उन्होंने विजया की बैठक में प्रवेश किया और एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गए। उधर विजया की क्रोधोन्मत्तता भी धीरे धीरे शांत हो गई थी। वह अपनी असंयत रूढ़ता एवं निर्लज्ज प्रगल्भता याद करके लज्जा से मरी जा रही थी। घर के नौकर चाकरों के सामने जोर से चिल्लाकर एक नाटक का अभिनय सा कर बैठी। वह गांव भर की चर्चा का विषय बन चुका होगा, यह सोचकर वह घर से बाहर तक न निकल पाती थी। यह सोचकर उसकी लज्जा बहुत बढ़ गई थी कि आज जिसे सबके सामने नौकर कहकर लांछित किया है, 2 दिन बाद स्वामी कहकर उसी के गले में वरमाला डालनी होगी। इसी से रासबिहारी के आकर कुर्सी पर बैठ जाने पर भी विजया सिर उठाकर उनकी ओर देख नहीं सकी। रासबिहारी ने लंबी सांस छोड़कर कहा, बेटी विजया, यह घटना सुनकर मुझे जो आनंद हुआ उसे कहने मैं कल ही आता, पर अजीर्ण के पुराने रोग के कारण कल खाट से उठ ही न सका। दीर्घजीवी हो बेटी, मैं यही तो चाहता हूँ। उस सर्वशक्तिमान मंगलमय के निकट यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे धर्म एवं न्याय से अविचलित श्रद्धा रखने की शक्ति दे। इतना कहकर उन्होंने आंख मूंद ईश्वर को प्रणाम किया। फिर बोले, बार बार सोचने पर भी मुझे समझ में नहीं आता कि मुझ जैसे भोले भाले आदमी का पुत्र होकर विलास कैसे इतना पक्का कामकाजी हो गया। यह भी ईश्वर की ही लीला है बेटी। पर किसी भी बात की अति अच्छी नहीं होती। माना कर्तव्य में लापरवाही उसके हृदय में शूल से चुभती है, किंतु क्या इसी कारण किसी के सम्मान का विचार ही न करना चाहिए। मानता हूँ कि अपराध छोटे बड़े सबके लिए समान है। काम न करना भी दोष है और बिना सूचना के अनुपस्थित हो जाना और भी बड़ा दोष है। ऑफिस का अनुशासन तोड़ना अफसर के लिए भी अपराध है, पर बुढ़े दयाल बाबू के बारे में उतनी कठोरता से काम लेना उचित नहीं माना जा सकता। काम 2 दिन बाद हो ही जाता, 10 रुपए की हानि ही हो जाती, उसके लिए क्या मानवीय दुर्बलता को क्षमा न करना ठीक है। मैं विलास को समझता हूँ, उसे हर समय यही चिंता रहती है कि किस तरह तुम्हारी जमींदारी को कोई हानि ना हो, किंतु संपत्ति की उन्नति में जरा भी व्याघात पहुँचते ही धैर्य खो देना और भी बुरा है। इसीलिए उस निराकार के चरण कमलों में बार बार नमस्कार करता हूँ कि बेटी, तुमने उस दिन उसे जो दंड दिया है उसी से भविष्य के लिए बड़ा सचेत वह हो जाए। विजया कुछ बोल न सकी। रासबिहारी कुछ देर मानो अपने हृदय में ही डूबे रहकर बोले, मेरी 2 संतानों में एक प्रचंड कर्मी है और दूसरी के हृदय में स्नेह ममता करुणा का झरना बहता है। एक को जैसे कामकाज का उन्माद है, वैसी ही दूसरी दया माया से पागल है। मैं कल से स्तब्ध होकर सोच रहा हूँ कि जब भगवान इन दोनों की जोड़ी मिलाकर अपना रथ चलाएंगे, तब इस दुख के संसार में न जाने किस स्वर की सृष्टि होगी। भगवान वह शुभ दिन देखने के लिए मुझे जीवित रखे। फिर यह भी कैसे आश्चर्य की बात है कि धर्म के ऊपर विलास का असाधारण अनुराग है
मंदिर की स्थापना के लिए उसने निरंतर कैसा कठोर परिश्रम किया है। ब्राह्म धर्म को ही उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, जैसे इसके सिवा और कुछ जानता ही नहीं। पर मैं भी कैसा हूँ कि तुम्ही को यह सब बता रहा हूँ, जैसे तुम मुझसे कम उसे पहचानती हो या कुछ कम कल्याण चाहने वाली हो। मैं जानता हूँ बेटी, तुम्हारे सिवा कौन उसे ऐसा कह सकता है। तुम तो उसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की संगिनी हो। उसका समाज कल्याण तुम्हारे ही हाथ में तो है। उसकी शक्ति और तुम्हारी बुद्धि, वह बोझ लाद कर चलेगा, तुम रास्ता दिखाओगी। तभी तो तुम दोनों का जीवन मिलकर सार्थक होगा बेटी। मैं आज दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि अब जीवन के मार्ग में विलास के लिए कोई भय नहीं। पर इतना जरूर पूछूंगा कि इस छोटी अवस्था में ही इतनी चिंतना, इतनी जानकारी और भावी जीवन को सफल बनाने की ऐसी अव्यर्थ बुद्धि तुमने कहाँ छुपा रखी थी। मैं तो उसे देखकर स्तब्ध रह गया। विजया का मन इस चाटुकारिता से चंचल हो उठा, पर वह चुप ही बैठी रही। एकाएक घड़ी की ओर देखकर रासबिहारी बोल उठे, ओह 10 बज गए, अब जरा दयाल की स्त्री को देखने जाऊंगा। विजया ने धीरे से पूछा, वे अब कैसी हैं? अच्छी ही हैं, पर असली बात तो तुमसे कही ही नहीं। तुम्हें अपने बूढ़े काका का एक अनुरोध रखना ही होगा बेटी, बोलो रखोगी? विजया ने अस्फुट स्वर में कहा, कहिए। रासबिहारी ने कहा, उसने खाना सोना ही नहीं छोड़ दिया है, अनुताप की आग में भी जला जा रहा है। फिर भी तुम्हें जरा कठोर होना होगा। कल तो अभिमानवश वह नहीं आया, परंतु आज वह रह न सकेगा, आएगा ही। किंतु क्षमा चाहने मात्र से तुम माफ कर दो, यह नहीं होगा। अन्याय का जो दंड तुमने उसे दिया है, वह कम से कम एक दिन तो और भोगे। तुम्हें स्वयं ही कितना कष्ट हो रहा है, क्या मैं इसे जानता नहीं? तुम मेरी ही तो बेटी हो, बल्कि तुम उससे भी अधिक कष्ट पा रही हो। फिर भी इस गहरे दुख को एक दिन और सहन किए बिना वह दोष मुक्त न होगा। आज उससे भेंट न करो, वह असफल होकर लौट जाए। यह यंत्रणा और कुछ समय तक उसे भोगने दो, बस मेरा यही अनुरोध है बेटी। रासबिहारी के चले जाने पर भी विजया विस्मय से अवाक बैठी रही। रासबिहारी से ऐसी बातें सुनने की उसे आशा न थी। इसके ठीक विपरीत सुनने की आशा उसने कर रखी थी। अब हृदय का सारा बोझ उतर गया। उसके मन में आया कि इस वृद्ध की भावना को ना समझकर उसने ही उनके साथ अन्याय किया है। मन ही मन बोली, मेरा ख्याल गलत था। अपने अपराधी पुत्र को भी तो उन्होंने क्षमा नहीं किया, बल्कि उसे और दंड देने का अनुरोध कर गए। एक बात और है, वृद्ध की सारी बातचीत में एक बात जो कहीं न जाकर भी सबसे अधिक स्पष्ट हो उठी है, वह है विजया पर विलास का उत्कृष्ट प्रेम, और उसी के अवश्यंभावी फल ईर्ष्या के कारण विलास उत्तेजित हो गया था। विजया का मन पिता पुत्र से दूर हट गया था, परंतु आज उन्हें स्वजन और हितैषी मानकर वह चिंता मुक्त हो गई। इस बीच दयाल बाबू भी विजया के घर नहीं आए।